एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स क्या चीज़ है, कोई बताएगा? रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, एक तो होती है सिंपल रिटायरमेंट, बंदा 60 साल का वाह रिटायर हो गया, वो एक जनरल रिटायरमेंट है। एक होता है मेडिकल ग्राउंड्स पे, यानी कि बंदा इतना बीमार हो गया है, उसका तरीकाकार ये होता है कि बाज़ का, बल्कि इसी तरह होता है, एप्लीकेंट जो है वो खुद ही एप्लीकेशन देता है। एक एम्प्लॉई है, वो बीमार हो गया है, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेशन सबमिट करेगा कि मैं जनाब बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता, मुझे मेडिकल पे रिटायर कर दें। फिर महकमा क्या करता है, उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के बाद उसको रेफ़र करता है हॉस्पिटल। हम आम रूटीन में SNGD वाले हम सर्विसेज हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, वहाँ पे जाके उसका मेडिकल होता है सारा। एक बोर्ड बैठता है, डॉक्टर बैठते हैं, वो उसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि वाकई जो ये बात कह रहा है ये सच है कि नहीं है। फिर उसके ऊपर वो डॉक्टर फैसला करते हैं कि भाई ये मज़ीद सर्विस कंटिन्यू रखने के काबिल है या नहीं है। फिर जो डॉक्टर लिख के भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। उसमें एक कैटेगरी A होती है और एक कैटेगरी B होती है। कैटेगरी A का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बीमार, यानी उनकी उन्होंने कुछ मतलब बीमारियों के हिसाब से उसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। कैटेगरी B में ज़रा थोड़ा नॉर्मल लगा ले आप, बहरहाल वो डॉक्टर्स ने उसको एक डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैटेगरी A में ये मरीज़ आएगा, कैटेगरी B में ये मरीज़ आएगा। जब वो हॉस्पिटल लिख के हमें भेज देता है उसके बाद हम उसका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। मतलब उसके लिए 60 साल एज होना पूरी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, बल्कि उसमें तो ये भी होता है एक बच्चा भी भर्ती हो जाता है। अब तो ये 2 नंबरी बड़ी होती है कि लोग जहाँ पैसे पूसे लगा के 2 नंबरी करके रेफरेंस यूज़ करके मेडिकल पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, अब नाल जनाब बच्चा ही भर्ती करा लिया। तो ये इस तरह से भी होता है। तो ये होता है रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। सेकेंड नंबर पर डेट ऑफ सुपरएनुवेशन क्या चीज़ होती है? डेट ऑफ रिटायरमेंट को भी सुपरएनुवेशन, यानी हाँ, जब आप वो रिटायरमेंट की डेट पे पहुंच जाते हैं, 60 साल के हो गए आप, तो आप डेट ऑफ सुपरएनुवेशन पे पहुंच गए हैं, अब आपका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन जनरल जो है वो इशू हो जाएगा। हाँ, सुपरएनुवेशन SUPERANNUATION। अच्छा, रीपैट्रिएट का वर्ड एक ऑफिस में यूज़ होता है, रीपैट्रिएट कर दिया जी इसको, इसका मतलब सरेंडर करना भी होता है। एक रीपैट्रिएट होता है वापसी, बेसिकली सरेंडर कर देना, वापस भेज देना। सरेंडर का कोई यूज़ कर लेते हैं वर्ड, कोई रीपैट्रिएट का यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला एक जगह पे इसकी ड्यूटी लगी, ठीक है ना, ये काम कर रहा है, लेकिन इसकी कोई अनबन हो गई उसके साथ, ऑफिसर के साथ, या उसको ये पसंद नहीं आया, वो कहता है यार आप जाएँ वापस, महकमे को मैं वापस भेजूँ, कहीं और जाके ड्यूटी करें। वो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको लेटर लिख के भेज देंगे, जनाब हम इसको रीपैट्रिएट कर रहे हैं, यानी वापस भेज रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसमें भी कंडीशन होती है, बाज़ का एक होता है सिंपल रीपैट्रिएट कर देना, मतलब उन्होंने सिंपल लिख के भेज दिया कि ही सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, कि हमें इसकी सर्विसेज है मज़ीद जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वापस ले लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ कोई मतलब ज़्यादा मसला बिगाड़ पैदा हो जाता है ज़्यादा, उसमें फिर वो लिख के भेज देते हैं लेटर के अंदर कि इसको हम रीपैट्रिएट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कि ये ग्राउंड्स है, इसने करप्शन किया है, या इसने ये इस तरह बदतमीजी किया है, मिसकंडक्ट किया है। उसमें फिर ये होता है कि अगर सिंपल रीपैट्रिएट होता तो फिर उसका कोई इशू नहीं होता, उसको फिर हम कहीं और ड्यूटी लगा देते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई रीज़न लिखी है उसने, तो फिर हम उसका जो है वो आगे से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। फिर हम अब्दुल्ला हमारे पास वापस तो आ गया, फिर हम साथ में अब्दुल्ला को लेटर लिखेंगे कि जनाब फ़लाँ ऑफिस ने आपको रीपैट्रिएट किया इस ग्राउंड पे, तो हमें इसकी रीज़न बताएं, क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ। फिर ये एक्सप्लेन करेगा आगे से कि ये वजह थी या जो था। अगर ये हमें सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, फिर हम लिख देंगे कि मतलब कि इसका कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई ना कर पाया तो फिर उसकी इंक्वायरी लगेगी आगे, फिर जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। क्या हुआ? डिपेंड करता है ना, अगर आपने इतना बड़ा जुर्म किया है तो आप इंक्वायरी लगी साबित होगी तो आप फारग हो जाएंगे। वो तो फिर बड़ी लंबी, वो उसमें क्या नाम लेते हैं, ये इसके पीटा एक्ट होता है, उसमें बेशुमार रूल्स हैं कि ये जुर्म होगा तो ये सज़ा मिलेगी। उसमें होता है ना कि बाज़ का छोटा जुर्म हो तो वो भी सेंश्योर कर देते हैं, सेंश्योर होता है माफ़ी दे दी, मतलब कोई भी जुर्म आपको ऑफिसर के पास इख्तियार है ना, वो कहे ठीक है जी मैंने माफ़ किया, अथॉरिटी आपको माफ़ कर दे, उसको बोलते हैं सेंश्योर। अब छोटी सज़ा देना चाहता है उसमें वो आपकी इंक्रीमेंट भी जब्त कर सकता है, सालाना दिसंबर में जो इंक्रीमेंट लगती है वो आपकी जब्त कर लेगा। फोर फीचर ऑफ इंक्रीमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यानी सालाना इंक्रीमेंट जो आपको लगनी थी वो नहीं लगेगी, 4 फीचर होगी। 5 साल की सर्विस खा गए, यानी आपकी 5 साल की सर्विस वेस्ट कर दी उन्होंने, उसका आपको फाइनेंशियल बेनिफिट यानी तनख्वाहें तो मिली है, लेकिन रिटायरमेंट पे जो आपको वो सारा बेनिफिट मिलना था सर्विस का, वो 2 साल सर्विस 4 फीचर कर गया, 5 साल सर्विस खा गए, इस तरह करके ये सज़ाएँ बता रहा हूँ मुख्तलिफ होती हैं। फिर अगर यहाँ नौकरी से फारग कर दिया वो भी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जुर्म कैसा है। मिलती है, सस्पेंड हो जाए अगर आपको, वो क्या कहते हैं उसको, अंडर सस्पेंशन कर देते हैं, तनख्वाह मिलती रहती है आपको, तनख्वाह नहीं बंद करते आपकी। नहीं ऐसा नहीं, तो 60 साल के हो गए फारग है।
अच्छा नेक्स्ट जो है सरेंडर भी बता दें, रीपैट्रिएट समझ आ गई ना। सिंपल रीपैट्रिएट होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई रीज़न होगी फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी। एक्सप्लेनेशन पे अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो इट्स ओके, नहीं सेटिस्फाई कर पाता फिर मजीद इंक्वायरी लगेगी, ठीक है। उसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट होता है, वो फिर इसको लेटर इशू करेगा, हेयरिंग के लिए बुलाएगा, इसको सुनेगा, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देगा, सेटिस्फाई हो गया वो तो ठीक है, अदरवाइज जो उसकी सज़ा बनती होगी उसको पीडा एक्ट के तहत जो है वो उसको सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट जो है अक्सर लेटर्स वगैरह में आपने ये ऑफिशियल नोट्स में भी देखा होगा, वर्ड यूज़ होता है लाइन बल्कि पूरा एक सेंटेंस यूज़ होता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस डिपार्टमेंट्स लेटर या डिपार्टमेंट्स ऑर्डर। आपको इससे क्या समझ आ रही है? इन रिस्पॉन्स टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑर्डर, हाँ इसके रिस्पॉन्स पे, इस डिपार्टमेंट के लेटर के रिस्पॉन्स में या इस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के रिस्पॉन्स में। मिसाल के तौर पे हम इसी की मिसाल ले लेते हैं, रीपैट्रिएशन हुई, उसमें कोई रीज़न उसने लिख के भेज दी, हमने एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी। अब अब्दुल्ला लिखेगा इन रिस्पॉन्स टू दिस डिपार्टमेंट्स एक्सप्लेनेशन लेटर डेटेड, यानी जब ये एक्सप्लेनेशन का जवाब देगा, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की 10 जनवरी को, अब ये लिखेगा इन रिस्पॉन्स टू दिस टू योर डिपार्टमेंट लिख दे, चाहे इन रिस्पॉन्स टू योर डिपार्टमेंट्स लेटर डेटेड 10/1/2022 या जो भी है, कि इसके जवाब में मैं ये सबमिट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, आप जॉब के लिए सिलेक्शन हो गई आपकी, हमने आपको ऑफर लेटर इशू किया, ऑफर लेटर के रिस्पॉन्स में आपने हमें क्या जमा करवानी है? ज्वाइनिंग, या आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमने कर दिए, आपने अपॉइंटमेंट पे आके अपनी ज्वाइनिंग जमा करवानी है। फिर आप लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर डिपार्टमेंट्स ऑर्डर डेटेड, इन रिस्पॉन्स टू योर डिपार्टमेंट्स ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर डेटेड। समझ आ गई, अंडरस्टैंड कर गए है ना। किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स में जब आप लिख रहे होते हैं फिर आप यूज़ करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस डिपार्टमेंट्स लेटर हो जाए, एक्सप्लेनेशन लेटर हो जाए, ऑर्डर हो जाए, जो भी हो गया। अच्छा रिलीविंग ऑर्डर क्या होता है? रिलीविंग ऑर्डर रिलीव कर देना, ठीक है ना। अब उसमें जॉब से रिलीविंग भी हो सकती है और ड्यूटी से रिलीविंग भी हो सकती है आपकी। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आपको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया एक्साइज डिपार्टमेंट में, अब आपने वहाँ से रिलीविंग लेनी है ना, जहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ से रिलीव हो के तो फिर आप जाएंगे एक्साइज में, वो फिर आपके रिलीविंग ऑर्डर इशू करेंगे कि हम इसको ड्यूटी से रिलीव कर रहे हैं, ठीक है ना, आज़ाद कर रहे हैं, ये अब आगे जाके ड्यूटी कर सकता है। या आपकी सिलेक्शन किसी और डिपार्टमेंट में होगी, नई जॉब मिल गई है, आप एज अ स्टेनोग्राफर काम कर रहे थे सेक्रेटेरिएट में, आपकी सिलेक्शन हो गई एज अ स्टेनोग्राफर लाहौर हाई कोर्ट में, अब आप सेक्रेटेरिएट से रिलीविंग लेंगे, जॉब छोड़ने के लिए रिलीविंग बाकायदा होती है। आप महकमे को लिखेंगे एप्लीकेशन, जनाब मैंने लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे आपसे एनओसी लेके अप्लाई किया था, तो मेरी ये सिलेक्शन हो गई है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, इस ऑर्डर के तहत मुझे इस डेट से रिलीव कर दिया जाए ताकि मैं अपनी नई असाइनमेंट ज्वाइन कर सकूँ लाहौर हाई कोर्ट में जाके। अंडरस्टैंड? एनओसी पे आते हैं हम आगे, एनओसी इंक्लूड है लेक्चर में, समझ आ गई, ये अंडरस्टैंड करके। अच्छा अगला जो है हमारा वो आ गया एनओसी, आप जो भी पूछे थे। अब एनओसी का मतलब क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपको कोई तराज तो नहीं, आप महकमे से पूछते हैं। अब ये 2-3 किस्म के भी होते हैं। जॉब के लिए होता है, आप जॉब कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट में, हाई कोर्ट में जॉब्स हैं, या आपने अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा, एनओसी लेना पड़ेगा। आप अपने महकमे को एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में ये जॉब्स आई हैं, ये इसके साथ मैंने एडवर्टाइजमेंट लगा दी है, मैं फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे परमिशन होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं है, मुझे परमिशन दे दे आप, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि जनाब मैंने इस पोस्ट पे अप्लाई करना है, लिहाजा मुझे परमिशन दे दी जाए। हाँ मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता, डिपेंड करता है ना। अगर जॉब वगैरह के लिए तो कई महकमे होते हैं वो तंग भी करते हैं, पुलिस में आम रूटीन में तंग किया जाता है, कोर्ट्स में वो नहीं देते हैं एनओसी, तंग करते हैं बिला वजह। बहरहाल दे देना चाहिए, तो ऐसी चवल मारने की बात है, जहाँ अल्लाह ने रिज़्क लिखा है बंदे ने चले जाना, बस ऐसे कई हसद करते हैं ना कि नहीं जी एनो आगे निकल रहे थे, नहीं जान देना एनो, या कोई CSS के लिए अप्लाई करता है तो बेचारा उसको जान के छीने डाल के बैठ जाता है कि हमने नहीं देना एनओसी, बहरहाल दे देना चाहिए, कई महकमों में तंग करते हैं। ठीक हो गया, जॉब के लिए आपने किया, उसके अलावा स्टडी करनी है आपने, स्टडी के लिए भी आपको एनओसी ले। गवर्नमेंट में जब आप जॉब लग जाते हैं ना, फिर आप कोई भी चीज़ बगैर परमिशन के नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़ती है। आपने स्टडी करनी है, आप परमिशन लेंगे कि जनाब मैंने ये पढ़ाई करनी है फ़लाँ, वो भी आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये एडवर्टाइजमेंट आई है, ये एडमिशन ओपन हुए हैं, मैं इस प्रोग्राम में इस टाइमिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे एनओसी दें। वो फिर महकमा आपको एनओसी जो है वो इशू करता है कि जनाब आप पढ़ सकते हैं इस टाइम में। मॉर्निंग में आप एनओसी नहीं ले सकते, जिस टाइम में ड्यूटी होती है उस टाइम में एनओसी नहीं ले सकते, इवनिंग शिफ्ट में ले सकते हैं आप एनओसी। उसका ये भी फ़ायदा होता है, कल को आप जब एग्ज़ाम आते हैं फिर आराम से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि आपने एनओसी वगैरह लिया होता है, तो उनको पता था ये पढ़ रहा है, फिर वो छुट्टी दे देते हैं आपको। मतलब
सुबह करें या शाम को आप प्रोग्राम में करें, परमिशन लेनी है आपने, एनओसी लेना है। वो ये होता है ना, अगर आप जॉब में नहीं थे, आपने पहले ही अप्लाई कर दिया, आपने बाद में जॉब में आए, तो फिर एक अलग सिनेरियो होता है। लेकिन उसमें फिर ये होता है ना कि आप पहले परमिशन लेने के बजाय जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाती है, तब वो आपको पीपीएससी लेटर इशू करता है, 7 दिन में एनओसी जमा करवाएं। फिर आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि जनाब जब जॉब्स आई थी तब मैं आपके पास जॉब नहीं कर रहा था, मैंने तब अप्लाई किया था, मैं तब फ्रेश कैंडिडेट था, ठीक है ना, तो फिर वो महकमा उसके अकॉर्डिंग आपको देता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे थे, आपने एनओसी नहीं लिया, फिर मसला बन जाएगा, फिर आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, भाई बताएं आप जॉब कर रहे थे, आपने एनओसी क्यों नहीं लिया। तीसरा होता है जो आम रूटीन में ज़्यादा यूज होता है, वो होता है पार्ट टाइम जॉब आपने करनी है, फिर भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ना तुम बाद को जनाब मैं तो जाना है 2 बजे, मैं तो जाके कारोबार करना है, परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी गवर्नमेंट इशू करती है आपको।